हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आज है 14 मार्च और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। कुछ दिनों से हमारे करंट अफेयर्स नहीं पोस्ट हो पाए, वो वायरल फीवर की वजह से नहीं हो पाए, लेकिन डोंट वरी, जो चल रही है हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, उसी के अंदर जो है बाकी के रिमेनिंग पोर्शंस मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले करंट अफेयर के साथ और देखते हैं। सो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारे पास, विच फॉरेन यूनिवर्सिटी received approval to set up its international branch campus in India। किस फॉरेन यूनिवर्सिटी ने एक अप्रूवल जो है हमें मिल गया, हमने उनको दिया है अप्रूवल कि वो हमारे इंडिया के अंदर आकर अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये बेटा हमने कहा है डेकिन यूनिवर्सिटी को, ये सारा मतलब इनको दे दिया है हमने डेकिन यूनिवर्सिटी को, ताकि ये इंडिया में आके जो है अपनी ब्रांच खोल सके। ठीक है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है बेटा जी? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ ये हमारे देश की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी हो जाएगी जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिला हो। और अगर आप थोड़ा सा भी पुराने करंट अफेयर्स या फिर पुराने टाइम में जब भी आप न्यूज़ वगैरह देखते थे तो उसको अगर ध्यान से सुनो तो IFSC जो है हमारे गुजरात के अंदर जो है, हमारे इंडिया का पहला गिफ्ट IFSC सेंटर है जो कि गुजरात में है। ठीक है जी, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का IFSC सेंटर जो है वो गुजरात में पहला ही है। हमारे देश में ये फर्स्ट सेंटर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, मेडन सेंटर है। ठीक है जी, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जो है, जिसको हम गिफ्ट सिटी बोलते हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमारे इंडिया में आकर जो है आप यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी कैसे होगी, मतलब एक कैंपस टाइप ही यूनिवर्सिटी हमारे पास होगी। ठीक है जी, तो डेकिन यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रही है इस तरीके से। ठीक है जी, और ऑस्ट्रेलिया की है, ये याद रखना। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंस $1 बिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। देखिए इंडिया के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, भी हाल ही में हमने कुछ दिनों में न्यूज़ पढ़ी जैसे कि जन औषधि वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन औषधि डे हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर ना हेल्थ सेक्टर को लेके वैसे ही काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि हमें सपोर्ट करना चाहती है और $1 बिलियन का जो है डॉलर जो है हमें लोन देना चाहती है, तो वो है जी वर्ल्ड बैंक। आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है बेटा, दो तरीके के लोन दे रहा है, 500 मिलियन के। देखिए 500 मिलियन के जो है वो लोन दिए जा रहे हैं। पहला 500 मिलियन किसको दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, मतलब एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ताकि अगर बाय चांस फ्यूचर में कभी भी ऐसा पैंडेमिक आ जाए जैसा कि उसमें कोरोना के टाइम पे आया था, जैसे कि कोरोना वायरस सबसे पहले तो मतलब एंडेमिक घोषित हुआ, लेकिन उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया जिसकी वजह से ये पैंडेमिक घोषित हो गया। ठीक है जी, तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हो। ठीक है, और अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर हमें रहना है, तो उस प्रोग्राम को भी तो बेटा इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, कि हम ऐसा कुछ देखें कि भाई क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया के अंदर देखो कितना ज़्यादा वायरल फीवर फैल रहा है इन दिनों के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमको पहले से प्रिपेयर होने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए 500 मिलियन अलग से दिया है। 500 मिलियन दिया है एनहांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए, कि जो भी हमारे पास सर्विसेज ऑलरेडी तैयार हैं उनको बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के हम लोगों ने क्या करना है? डिलीवर करना है। तो वर्ल्ड बैंक जो है हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी जो है ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी, इसी के साथ जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कुछ 7 स्टेट्स के अंदर जो है हेल्थ डिलीवरी जो है वो देने के लिए इसमें भी सपोर्ट कर रहा है। और वो 7 स्टेट्स कौन से हैं जी? आंध्रा, केरला, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, तो स्पेशल रेफरेंस उन बच्चों के लिए जो पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब को भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है वो डिलीवरी, हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो मिल रही हैं। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये एक रिपोर्ट है बेटा। ठीक है जी, विमेन बिजनेस एंड द लॉ। ठीक है, विमेन है, राइट, विमेन बिजनेस भी कर सकती है, विमेन जॉब भी कर सकती है, राइट, और लॉ। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें जो हैं
क्या इन तीनों चीज़ों का तालमेल सही से बैठता है? विमेन की लाइफ के अंदर कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं? अगर वो अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहे या कुछ आगे बढ़ना चाहे अपने जीवन के अंदर, तो उसकी लाइफ के अंदर कितने रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, ये हमने ना पूरे मतलब दुनिया के अंदर ये एनालिसिस करके देखा। और किसने किया जी? अगेन आंसर इज दी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके अंदर बताया गया कि विमेन को क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती हैं, किस किस तरह की उसको आज़ादी है, और लीगल राइट्स जो हैं विमेन के कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आया है इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहली बात तो रिपोर्ट ने क्या बताना है, इसने मेजर करने हैं वो लॉज जो विमेन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करते हैं, वो कानून, वो नियम जो उनको मतलब काम करने से रोकते हैं। जैसे कि कई एरियाज़ में, कई सेक्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि विमेन जो है वो रात को भी नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑफिस के अंदर इस तरीके का प्रोविज़न बनाया जाए कि विमेन जो है नाइट शिफ्ट भी कर सके। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर हम देंगे तभी तो वो बेचारी रात को काम कर पाएगी ना, तभी तो वो अपनी ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है जी, तो मतलब अपॉर्चुनिटी कैसी है, हमारे सभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसी है, ऐसा हमने 190 कंट्रीज़ के अंदर देखा। इकोनॉमीज़ का मतलब होता है बेटा कंट्रीज़। ठीक है जी, तो 190 कंट्रीज़ के अंदर हमने ये चीज़ देखी। और इंडिकेटर्स हम क्या क्या लेके चल रहे हैं, जैसे कि मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोकेशन चेंज करना, वर्क प्लेस कैसा है जहाँ पे वो काम करते हैं, पे कैसी मिल रही है, मैरिज के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, पेरेंटहुड में यानी कि बच्चा होने के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस अगर वो करना चाहती है तो उसके अंदर उसको क्या क्या लॉज, क्या क्या लीगलिटी झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग से पता चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यार विमेन को सिर्फ 77% लीगल राइट्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है जी, और इंडिया का स्कोर जो है 74.4 पे आया, 74.4, तो 190 में से हम लोग 74.4 के ऊपर खड़े हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब हमारा जो है वो रैंक काफ़ी पीछे हो रहा है। ठीक है, तो सशक्त करना है, इसीलिए हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट चलता है। हमारे देश में क्यों यार, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से आंकड़ा आया है कि सिर्फ 77% लीगल राइट्स हैं लेडीज़ के पास, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है जी, तो इस रिपोर्ट को हम याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रिसेंटली टेम्पल र्यून्स, मतलब खंडर, टेम्पल के पुराने किसी टेम्पल के छोटे मोटे खंडर वगैरह मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? पुष्पागिरी क्षेत्रम में। किस स्टेट के अंदर आता है ये आता है बेटा कर्नाटक में। देखिए, सॉरी इट्स इन आंध्र प्रदेश, वेरी सॉरी। ठीक है, कडापा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे हमें क्या मिला है, ये टेम्पल र्यून्स मिले हैं। अभी ये वाला जो एरिया है ये फेमस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे चेन ऑफ टेम्पल्स हैं जो कि हिंदू डाइटीज़ यानी कि हिंदू भगवानों के लिए डेडिकेटेड हैं, जैसे कि चेनाकेशवा, उमा महेश्वर, इस तरीके के भगवानों के इस तरीके के टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो पूरी चेन बनी हुई है टेम्पल की, इसलिए एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है। कडापा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, रिवर पेनार जो है इस एरिया से निकलती है, तो बेटा याद रखना पेपर के अंदर रिवर पेनार भी आ सकती है। ठीक है जी, कभी कभी हमसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। ठीक है, और इसको बनाया था जी कायस्थ रूलर्स ने। ये जो मतलब टेम्पल्स वगैरह हैं जितने भी हैं या फिर जिसके रिमेन्स हमें मिले हैं, कायस्थ रूलर्स ने बनाया था, जो कि काकतीयास के सबऑर्डिनेट काम किया करते थे। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी आंध्रा, कर्नाटका, इन सब के अंदर राज किया करती थी पहले। इनका जो रीज़न है रूल करने का, वो वलूर जो है इनकी कैपिटल हुआ करती थी जब ये लोग रूल किया करते थे। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मतलब बेसिकली आपको हिस्ट्री से भी याद रखना पड़ेगा, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना पड़ेगा, और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो सीधा पूछ लेंगे कि फलाना मतलब टेम्पल कहाँ पाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलें हम लोग। India have signed a framework mechanism for the mutual recognition of the qualification to ease mobility of students and professionals with which country? देखिए क्या है, इंडिया ने ना किसी कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, फ्रेमवर्क मैकेनिज्म, सिंपल भाषा में बात करें तो एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए क्वालिफिकेशंस का। अभी देखिए, जैसे आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे कि दुनिया के अंदर
मतलब इंडिया की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, हम इंडिया से डिग्री का हासिल कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती, ठीक है जी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव का देखिए एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है कि किस कंट्री के साथ जो है हमारी इतनी म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो गई है क्वालिफिकेशन की कि उस कंट्री के अंदर हमारी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल वैलिड रहेंगी। मतलब अगर हम यहाँ से किसी बच्चे को ग्रेजुएशन करवा के भेजते हैं तो वहाँ पे उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, कोई अच्छी जॉब उसको मिलेगी उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा किस कंट्री के साथ हम लोगों ने किया है जी? नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में आए हुए थे, ठीक है जी। तो इन्हीं के साथ जो है अग्रीमेंट हुआ है कि हमारी डिग्रीज उनके देश में और उनकी डिग्रीज हमारे देश में वैलिड हैं, ठीक है जी, प्रॉपरली वैलिड हैं। तो कहीं पे भी आप किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और जाके वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अगर न्यूज़ में आया है तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आइलैंड नेशन है और 6th लार्जेस्ट मतलब है वर्ल्ड के अंदर, और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में इसकी लोकेशन है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। दिस इज़ पैसिफिक ओशन और नीचे इस तरफ इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे इसकी जो है लोकेशन है, राइट। बाउंड्रीज के अंदर अगर हम बात करें तो ईस्ट तैमूर रीजन जो है यहाँ पे या आप देख सकते हैं, ईस्ट तैमूर है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पैपुआ न्यू गिनिया हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, न्यू कैलेडोनिया का आइलैंड हो गया, तो ये सब इसके मतलब आसपास के एरियाज हैं। तो ये आप देख सकते हैं अपने मैप के अंदर। ज्योग्राफिकल फीचर्स जो कि पेपर के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिस तरीके से मतलब ये वाला अगर आपने पॉइंट अगर याद रख के जाना है ना, तो देखिए अच्छे पेपर्स में पूछा जाएगा, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो 2 क्वेश्चन अगर मैं नीचे की बात करूं कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट कोशिस्को है, और मेजर रिवर्स यहाँ पे मुरे रिवर है और डार्लिंग रिवर है, तो ये वाले सवाल जी एसएससी के लिए बहुत बहुत फेमस सवाल होते हैं, ठीक है जी। सो टू दी पॉइंट क्वेश्चन है कि एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं हो, मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ हमारे विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, लार्जेस्ट कोरल रीफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, पहले भी एग्जाम में 1-2 बार देखने को मिला है कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ क्या है जी? द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगले सवाल पे चलें। रिसेंटली ओल्डेस्ट जीनोम, सबसे पुराना जो जीनोम है 2300 साल पुराना, 23,000 साल पुराना जो है वो किस कंट्री के अंदर डिस्कवर किया गया है? तो ये स्पेन के अंदर डिस्कवर किया गया है बेटा। अभी क्या है ये जीनोम, क्या होता है? जीनोम एक पूरा का पूरा सेट होता है डीएनए का, जो कि किसी भी सेल में मिलता है। हमें पता है ना कि हम सेल बनाते हैं, हम साइंस के अंदर सेल का डायग्राम करते हैं, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर कहते हैं, हम उसको कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसी ने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जितने भी बाकी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं इनको भी कमांड करनी है, और हमारा जो डीएनए है वो इसी के अंदर बैठा है, ठीक है जी। और इसी डीएनए से तो यार हमारी जो लाइफ है, जो हमारी मतलब आने वाली जनरेशन है उसका पता चलता है, ठीक है जी। तो जीनोम क्या है? जीनोम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जीनोम के 23 पेयर्स होते हैं, तो हमको पता ही है ना, क्रोमोसोम्स के, जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं। तो 23 पेयर गुणसूत्र के हमारे पास होते हैं और सेल के न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, एक इन्फॉर्मेशन जो है जीनोम से हमें मिलती है कि एक इंडिविजुअल कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, तो ये स्कल मिला है और इसी का जो जीनोम है वो हमने स्टडी किया है। तो करीब करीब स्टडी करने के बाद पता चला कि 23,000 साल पुराना है। और कहाँ से मिला है बेटा? स्पेन से मिला है। तो क्वेश्चन का आंसर कर लेना जी, स्पेन में ये जीनोम हमें मिला था, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच एंटी डायबिटिक ड्रग इज फेसिंग ग्लोबल शॉर्टेज? ओके, एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है जी, शॉर्टेज हो रही है उसकी पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ड्रग का नाम है ओजेम्पिक। अभी प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं किसी ना किसी काम के लिए, और ज़्यादातर जो भी ग्लैंड होते हैं उनका काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है, ताकि वो कोई ना कोई फंक्शनिंग कर सके। तो हमारी बॉडी के अंदर ना पैनक्रियाज होते हैं। पैनक्रियाज क्या करते हैं? पैनक्रियाज ना इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करना,
ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल हैं अगर वो सही चल रहे हैं तो देन दैट्स फाइन कि हमारे पैंक्रियाज सही काम कर रहे हैं, तो हमको शुगर वुगर नहीं है। लेकिन अगर इंसुलिन ऊपर नीचे मात्रा हो जाती है तो शुगर कम भी हो सकती है, शुगर ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब शुगर लेवल अगर रेगुलेट नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोई ना कोई एंटी डायबिटिक ड्रग लेना पड़ता है, क्योंकि बेटा अगर हम रोटी भी खा रहे हैं ना तो रोटी के अंदर से भी मिठास, मतलब मीठा क्या होता है, ग्लूकोज है, शुगर है, स्टार्च है, ये हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर शुगर ज़्यादा जा रहा है और रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन नहीं है तो बेटा सीधी सी बात है हम लोग बीमार पड़ेंगे, और शुगर डायबिटीज़ से कुछ भी हो सकता है, आगे अटैक भी आ सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली लोग दवाइयाँ लेते हैं अलग अलग तरीके की, जैसे मेटफॉर्मिन नाम की जो दवाई है ये बड़ा ही कॉमन सॉल्ट है जो कि एंटी डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है ना। जिनके भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं उनके पीछे देखा करो मेटफॉर्मिन लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें ओजेम्पिक की, ये भी एक सॉल्ट है जो एंटी डायबिटिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसकी इस टाइम शॉर्टेज आ गई है। आखिर ऐसा क्यों कि मेटफॉर्मिन की शॉर्टेज नहीं आई है, इसकी शॉर्टेज आ गई है? क्योंकि बेटा मेटफॉर्मिन के मुकाबले में इसका एक और काम है, ये वेट लॉस में काम करता है, मतलब वेट मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, वेट लॉस करने की कोशिश करता है। अभी वेट लॉस की वजह से अभी डायबिटिक पेशेंट तो आपको पता ही है ना, जिनके हार्मोन्स हिल जाते हैं मोटापा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अगर हार्मोन्स हिले हुए हैं तो ऑब्वियसली उनको मोटापा चढ़ेगा, तो वो लोग इस ड्रग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय के मेटफॉर्मिन। वो सोचते हैं कि यार डायबिटीज़ कंट्रोल होने के साथ साथ वजन भी कंट्रोल में आ जाए। अब ये रीज़न है इसकी जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है, ठीक है जी। इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कमी पड़ गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं इसके लिए। ओजेम्पिक इंजेक्टेबल ड्रग है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। डैनिश फार्मास्यूटिकल ने फर्म है नोवो नॉर्डिस्क, इन्होंने इसको बनाया है, डेन्स कंट्री के अंदर ये बना, ठीक है। ओजेम्पिक का जो है सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए इसकी शॉर्टेज जो है वो हो रही है। तो डायबिटिक पेशेंट को मिल नहीं रहा है और जो मोटापे के शिकार हैं वो लोग जो हैं इस ड्रग को सिर्फ मोटापा घटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है इसकी शॉर्टेज हो रही है। तो ध्यान में रखना बेटा, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। अगला सवाल, द सिटी बखमूट लाइज इन विच कंट्री? अभी हाल ही में बखमूट को न्यूज़ में देखा गया है, किस कंट्री में? सबको पता है यार, यूक्रेन के अंदर है, क्योंकि हम लोग यूक्रेन और रशिया की वॉर को काफ़ी टाइम से सुर्खियों में देख रहे हैं। तो दिस इज़ दी बखमूट रीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर ये लाई करता है। बखबूता यहाँ पे रिवर है, उसी के बैंक्स के ऊपर ये है, यहाँ पे बखमूता रिवर है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूक्रेनियन मिलिट्री जो है वो पुल बैक कर रही है बखमूट से, और रशिया जो है इसको कैप्चर करना चाहता है। वैसे तो देखिए इसका कोई मतलब इतना खास रोल नहीं है, बखमूट इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराने समय से भी लेके बखमूट का इतना कोई मतलब रोल देखने को नहीं मिला। लेकिन दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या? एक तो बहुत तगड़ा ट्रांसपोर्ट हब है और दूसरा सॉल्ट माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए बखमूट जो है वो फेमस है, ठीक है। तो आपको पेपर में सीधा सवाल आ सकता है, घुमा फिरा के भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया टॉप द इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन? ये इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एक सर्वे हुआ था। तो इस सर्वे के अंदर अभी क्या है कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना। जैसे कि पहले हम लोग कोयले से बिजली बना रहे हैं, ठीक है जी, कोयले को छोड़ के हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूर्य से बिजली बना रहे हैं, यानी कि हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, हम रीन्यूएबल सोर्स की तरफ जा रहे हैं और इसको हम छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इसकी देखो एक तो शॉर्टेज हो जाएगी, दुनिया में ख़त्म हो गया तो दोबारा जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। दूसरी बात, इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत फैलता है, एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन करना, कि एक एनर्जी लेवल से आप दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया की स्टेट्स कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं उसके ऊपर सवाल आया है। तो देखें हम लोग इसके बारे में। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर ने इसको किया है। 16 स्टेट्स को हमने एनालाइज किया जो कि 90% इंडिया का जो है एनुअल पावर रिक्वायरमेंट देती है, मतलब पूरे साल का 90% जहां से हम लोगों को बिजली का उत्पादन होता है, पावर मिलता है, उन 16 स्टेट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। स्कोरिंग सिस्टम को स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन कहा जाता है ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, ठीक है, ये नाम है उसका स्कोरिंग सिस्टम का। इस रिपोर्ट ने 4 डायमेंशंस के ऊपर काम करना है, जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, मतलब हम कौन से ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसकी वजह से हम कार्बन को कम करें वातावरण में फैलने से।
द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, कि पावर सिस्टम जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है, ठीक है। द रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, कि मतलब कितनी जल्दी हमारा पावर इकोसिस्टम रेडी है, कि मतलब हमें तैयार मिल जाती है, अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो हमें बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है जी। एंड पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल कमिटमेंट्स क्या हैं, ठीक है जी, कि क्या पॉलिसीज़ बनाई गई थी, क्या पॉलिटिकल कमिटमेंट्स किए गए हैं, क्या उन सब चीज़ों में चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बेटा फाइंडिंग से पता चलता है कि कर्नाटका टॉप पे है, गुजरात उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब दोनों को ही हम कह सकते हैं क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में ये दोनों टॉप कर रहे हैं। कर्नाटका एकमात्र स्टेट है जिसने चारों डायमेंशंस के अंदर टॉप किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और गुजरात जो है वो कर्नाटका के जस्ट पीछे है, क्योंकि ये डीकार्बनाइजेशन के अंदर सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग एक बार ना देख लेते हैं इनका जो परफॉर्मेंस है। ये चारों मतलब हमारे पास क्या दिए हुए हैं, हमारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर हमने पता किया। तो देखिए जहाँ जहाँ पे डार्क हुआ पड़ा है आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ आगे है। जैसे कर्नाटका चारों सेक्टर में आगे है, गुजरात डीकार्बनाइजेशन को छोड़ दें तो बाकी सेक्टर्स के अंदर जो है वो आगे निकल रहा है, ठीक है जी। हरियाणा की बात करें तो डीकार्बनाइजेशन और पॉलिसीज़ के अंदर आगे जा रहा है, ठीक है। पंजाब की बात करें तो डीकार्बनाइजेशन और परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम में आगे जा रहा है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। आप जस्ट टॉप 5 याद रख लीजिए या टॉप 3 याद रख लीजिए, और जिन बच्चों ने पंजाब का एग्जाम देना है वो पंजाब का स्पेशल याद करके जाएं अलग से, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ना ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्या है, ठीक है। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आज का आखिरी सवाल है, व्हाट इज द इंडिया स्कोर ऑन दी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। आज हमारे पास 3 रिपोर्ट्स आ गई भाई डिस्कशन के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आपको पता है ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो इंडिया का स्कोर क्या है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर, इस बार कितना आया, 0.38 आया है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा आया है, ठीक है जी, हम कहेंगे कि एवरेज से तो काफ़ी कम है, मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एकेडमिक फ्रीडम कितना है, हमको स्टूडेंट को पढ़ने के लिए तो है ही है, टीचर के लिए भी क्या है, रिसर्च कर सकता है, क्या फ्रीडम्स हैं हमारे देश में, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, ठीक है जी। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एकेडमिक फ्रीडम देखता है 179 कंट्रीज़ में। 5 इंडिकेटर्स हैं इनके कि टीच और रिसर्च करने का मतलब फ्रीडम है या नहीं है, एकेडमिक एक्सचेंज, डिसैमिनेशन, यूनिवर्सिटी को कितनी पावर है, ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, एंजॉय करते हैं या नहीं, कैंपस इंटीग्रिटी के ऊपर, एकेडमिक और कल्चरल एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने मतलब ये 4-5 मतलब 5 इंडिकेटर्स जो हैं वो लेकर चल रहे हैं, और इन इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि एकेडमिक फ्रीडम और जो इंडिया की है ना वो 30% के भी कम चली गई है, ठीक है। मतलब 179 कंट्रीज़ हैं तो 30% से भी कम जो है एकेडमिक फ्रीडम है हमारे इंडिया में, तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है जी। तो इंडिया का स्कोर देखें तो 0.38 है, और इनका स्केल 0 से 1 चलता है, मतलब 0 लो लेवल की तरफ है और 1 हाई लेवल की तरफ है, ठीक है। पाकिस्तान का भी स्कोर हमसे अच्छा गया है, ठीक है, अगर हम बात करें 0.43, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 0.79 के ऊपर अपना स्कोर लेके जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये इंडिकेटर्स याद रखने होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स यहाँ तक ही रहेंगे, फिर कल मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर में। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने डाले थे ताकि आपको जो है जो बीच में मिस हो गया वो धीरे धीरे करके कवर हो जाए, ठीक है जी। तो फिर कल मिलेंगे अगले करंट अफेयर की क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।